वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। और आज के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। 2025 और 26 में सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न में कुछ चेंजिंग हुई है, उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो है ये। अभी तक हमारी ईयरली एग्जाम केवल वन टाइम बोर्ड एग्जाम होता था, लेकिन अब सीबीएसई ने डिसाइड किया है रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए कि सीबीएसई अब 2026 से साल में 2 बार एग्जाम लेगी। पहला एग्जाम फरवरी टू मार्च के बीच, इसी के बीच होगा, मतलब फरवरी सेकेंड वीक से हमेशा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे और मिड मार्च तक फिनिश हो जाएंगे। और अप्रॉक्स 20 डेज के आफ्टर 20 डेज उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा एग्जाम है वो मई मंथ में होगा और उसका रिजल्ट जून में आएगा। तो अभी इस पे जो डिस्कशन चल रहा था, तो इसके लिए केवल 10th क्लास के लिए ही अभी हरी झंडी मिली है, अभी 12th क्लास के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रिटन में ऑथेंटिक तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई है 12th क्लास के लिए, बट 10th के लिए तो रिटन में इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। रिटन में इन चीज़ों को दे दिया गया है, आप जाके गूगल कर सकते हैं, सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट है वहां जाके चेक कर सकते हैं। 2026 से अब हर साल होंगे 2 बार एग्जाम। अब ये जो 2 बार एग्जाम है, इसके पीछे सीबीएसई की मंशा क्या है, क्यों कराना चाहती है साल में 2 बार एग्जाम? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक तो रिजल्ट को और बेहतर करना है। कुछ बच्चे जिनकी री आ जाती है या फेल हो जाते हैं या जो अपने मार्क्स के खुश नहीं होते हैं, जिनकी परसेंटेज थोड़ी डाउन रह जाती है, तो एक तो वो जिनकी री आती है उनको दोबारा से मई के एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और उसी साल वो अपनी क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि फरवरी में किसी कारणवश उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो उनके लिए फिर वो मई वाला एग्जाम, जिससे कि उनकी 1 साल बचेगी। और सेकेंडरी अभी अपर लेवल में 10+2 में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद उसमें भी डिस्कशन चल रहा है। अगर उसमें भी हो जाता है तो बच्चों को अपने नंबर को, अपनी परसेंटेज को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। फेल छात्रों को उसी साल दोबारा से री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें सीबीएसई ने कुछ टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व करा दी है। वो क्या है कि सेकेंड टाइम का मई का एग्जाम केवल वही कैंडिडेट दे सकता है जिसने फरवरी में स्टार्ट होने वाले एग्जाम को कंप्लीट किया हो। अब इसमें क्या कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? तो केवल 3 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सबसे लोअर स्कोर है आपका, उन 3 सब्जेक्ट में आप री एग्जाम अगेन दे सकते हैं अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आपको होल 6 सब्जेक्ट के एग्जाम्स फिर से अगेन देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपके जो 3 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम स्कोर आपका हुआ उनके लिए आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, और उसका रिजल्ट जून में आएगा। और उसी बिहेव पे न्यू सेशन का जो स्टार्टिंग है वो जुलाई मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। आपको जुलाई में अच्छे इंटर कॉलेज हैं, और जो 12th और 10+2 वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की जो जिस स्ट्रीम में उनको एडमिशन लेना है उसके रिगार्डिंग वो अपना काम कर सकते हैं। बेनिफिशियल तो अगर देखा जाए तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, 1000 में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं। अब उनको री एग्जाम का मौका तो सीबीएसई देती है, लेकिन अभी तक री एग्जाम क्या, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, कोई 3 में फेल है, कोई 4 में फेल है, तो उनके लिए क्या होता, ईयर बैक लगती थी, वो सीधे नेक्स्ट ईयर ही दोबारा से सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देते थे। लेकिन अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में 2 में फेल है या 3 में फेल है, तो इसके लिए आपके लिए एक और नया मौका मिल गया। आप 3 में हो या 4 में हो, मई वाले एग्जाम में अगर आप अपना अच्छा स्कोर करते हैं, उन सब्जेक्टों में आप क्लियर हो जाते हैं, क्वालिफाइड लिख के आ जाता है मार्कशीट पे, तो टू गुड आपके लिए। तो आपको तो 2 मौके मिले और 2 में से, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो मार्क वन टाइम ही उसमें एड ऑन किए जाएंगे। उसके लिए दोबारा से, अब ऐसा नहीं किसी बच्चे ने फरवरी का एग्जाम दिया तो उसमें असेसमेंट के जो मार्क एड ऑन कर दिए गए, मई के एग्जाम में भी वो सेम रहने वाले हैं। चेंजिंग होगी तो केवल रिटन एग्जाम में चेंज होगी। तो रिटन एग्जाम क्या, अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आप चाहें तो ये मैंडेटरी नहीं कि आप दूसरा एग्जाम दें, लेकिन ये मैंडेटरी है कि दूसरा एग्जाम वही दे सकता है जिसने फर्स्ट एग्जाम दिया हो। अगर फर्स्ट एग्जाम में आप नहीं बैठे तो मई वाले एग्जाम में आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है एग्जाम देने की। आप उस एग्जाम को
उस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो आपके लिए सबसे पहले तो मैंडेटरी है आप फेल हो या पास हो, एटलीस्ट आप फरवरी और मार्च के बीच होने वाले एग्जाम में एडमिट हुए हो। उसके बाद आपका स्कोर कम रहा है, आपके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फेल होने के बाद आप अपनी उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए तो आपको एग्जाम देना है नए का। तो इसके बहुत सारे मेरिट हैं। अगर मेरिट की बात की जाए तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट फेल छात्रों को उसी साल एक और मौका देना चाहती है, जिसकी वजह से बोर्ड के रिजल्ट को अच्छा किया जा सके, और जिनकी पढ़ाई फेल होने की वजह से रूट उनका चेंज हो जाता था, उसमें जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है उस पे काम करने का मौका मिल गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल वीक होते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको वन टाइम ही स्टडी कराते हैं। अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसके बाद उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर होल 1 ईयर की फीस को सबमिट करना पड़ेगा, बट ऐसा अब नहीं है। अब उनको एग्जामिनेशन फीस तो दोबारा से देनी पड़ेगी, जो भी है 3000 या 2500 जो भी एग्जामिनेशन चार्जेस होंगे बोर्ड के, वो तो उनको अगेन देने पड़ेंगे। लेकिन जो 12 महीनों की अलग से उनको जो मंथली फीस देनी होती थी, 1 साल उनका खराब होता था, उससे वो बच जाएंगे। तो जिनकी पढ़ाई फेल होने की वजह से बीच में रुक जाती थी, टूट जाती थी, वो ट्रैक पे नहीं आ पाते थे, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है ऐसे बच्चों के लिए। हर चीज के थोड़े से मेरिट डीमेरिट्स दोनों होते हैं, लेकिन सरकार का एक और ये इसके पीछे एम देखिए, उनका सीधा सा एक ही मोटिव है कि फरवरी के एग्जाम को फरवरी में स्टार्ट करके मार्च में फिनिश करेंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, मई के एग्जाम को जून में रिजल्ट दे देंगे और नया सेशन। वैसे तो प्राइवेट स्कूल आजकल क्या करते हैं, उनकी जो गाइडलाइन है उस अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर भी वो मार्च और अप्रैल के आसपास उनका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इतना पढ़ाई को लॉस नहीं होगा, क्योंकि अब पढ़ाई जो स्टडी है, जब वो बच्चा जून में रिजल्ट आएगा तो जुलाई से उनका नया सेशन स्टार्ट होगा। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं इसके, और इनका लाभ उठाइए, इनका फायदा लीजिए आप। जब सरकार आपके बारे में इतना सोचती है तो आप भी, आपका ये कर्तव्य है कि आपको जब 2-2 बार मौके मिले हैं तो कम से कम अपनी फोकस आपका अपनी स्टडी पे होना चाहिए। और सिलेबस को भी, जैसे जो आपका ब्लूप्रिंट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं बट उनको ये नहीं पता कि कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो एटलीस्ट आप अपनी स्टडी को एक तरीके से उसको, मतलब कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट निकाल के रखिए सब्जेक्टिव। और हर सब्जेक्ट में देखिए ब्लूप्रिंट में क्या लिखा हुआ है, उसके बिहेव पे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा चैप्टर ज्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है। सबसे पहले तो वो जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं कि शायद मैं पास हो पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, उनके लिए जो सबसे आसान से टॉपिक हैं, आसान से चैप्टर हैं, वो 3-4 चैप्टर हैं, उनको आप अच्छे से कर लो। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की। जैसे आपको रियल नंबर है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप उसको 2 घंटे में सीख सकते हो रियल नंबर को, तो आप रियल नंबर पे फोकस करिए। हाइट एंड डिस्टेंस 6 मार्क का आता है, तो अगर थोड़ी सी आप कैलकुलेशन अच्छी कर ले जाते हैं, 4th 5th की कैलकुलेशन होती है, बस उसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेशन यही है सब, वो 6 मार्क का आपको अच्छे से स्कोर करने के लिए अच्छा है। और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो एक लॉन्ग क्वेश्चन वहां से आता है, और पूरी एक्सरसाइज में केवल 15 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से एक 6 मार्क का लॉन्ग मिलने वाला है, तो उसको कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले पे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जिनको केवल 10 दिन के अंदर तैयार किया जा सकता है। तो जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, जो फेल होने से डरते हैं कि मैं मेरी आ जाएगी, फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान बना दिया गया है, लेकिन उस पे बच्चे को अभी भी थोड़ी सी मेहनत करने की तो जरूरत है, क्योंकि मेरी समझ से तो ये बहुत दूर की चीज है कि री आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि पास होने के लिए आजकल तो सीबीएसई क्या 13 मार्क पे भी पास कर दे रहा है, तो क्या 20 एमसीक्यू होने के बाद आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पता है, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन पता है, आप ये जानते हैं कि 100% आएंगे, यहीं से आएंगे, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। आपको 12 महीने का इतना टाइम मिल गया, उसके बाद भी अगर आप 50 क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, तो फिर तो कहीं ना कहीं फिर ये लैक ऑफ प्रैक्टिस और पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करने वाली बात हो गई। आपको सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और स्पेशली मैं उन बच्चों से ही, मतलब ज्यादा मेरा मोटिव ये है कि जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं उनको एक सेलेक्टेड सेक्शन पढ़ना है, और ब्लूप्रिंट आप हमेशा अपने पास रखिए। और जिनको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, वो तो बहुत सारी बुक से उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 10 ईयर्स के 10 साल के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर डालिए, अनुजा अरोड़ा से कुछ क्वेश्चन कर लो, या फिर आप RS अग्रवाल कर लो, ML अग्रवाल कर लो, RD शर्मा कर लो,
प्लस एनसीईआरटी कर लो। तो जब आप 2 3 4 बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मोर देन जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वो आपके लिए एक फ्लो लेके आ जाएंगे। आप फ्लो में क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें, और जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली उनके आंसर लर्न हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं प्रैक्टिस के साथ, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी बच्चा, चाहे वो एनसीईआरटी पे डिपेंड हो, आरडी शर्मा पे डिपेंड हो, एमएल अग्रवाल पे हो या आरएस अग्रवाल पे हो, हर हर एक स्टूडेंट के लिए 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट के तो सॉल्व करने ही चाहिए। और एसएसटी जैसे सब्जेक्टों में पढ़ना तो है ही, लेकिन उसके साथ डिस्क्रिप्टिव चीजें, जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस है, बहुत यूजफुल चीजें हैं, यूनिक ट्रिक्स है। और जब आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी उसमें चैप्टर वाइज आप सेलेक्ट कर लो कि मुझे इतना, ये 5 चैप्टर हैं, इसको 10 दिन में खत्म करना है, 2 दिन में एक चैप्टर को करना है, और 2 दिन में एक चैप्टर अगर करना है तो एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को 3 से 4 बार लिख के देखना। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली तो एमसीक्यू और वन वर्ड क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन उन्हीं से बनाए जाते हैं, जिससे कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आपने किसी गाइड से, किसी सॉल्व पेपर से क्वेश्चन को पढ़ा, उसके आंसर को रीड आउट किया और आपने सोचा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। नो, आपको क्या करना है, जब आपकी प्रिपरेशन आपको फील हो रहा है कि अच्छी है, तो आप पहले कम से कम 10 क्वेश्चन लिखिए, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को लिखिए, फिर आप बुक की लैंग्वेज से मैच करिए, क्या आपने डेट को ठीक लिखा है, कहाँ आपने जो पूछा गया है वही कॉन्सेप्ट लिखा है। कुछ बच्चे पूछा कुछ और जाता है, लिख के कुछ और चले आते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 95, 98 या 99 के आसपास जाते हैं, या 3 4 सब्जेक्टों में आउट ऑफ 100 में 100 लेके आती है। ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, उन कंफ्यूजन का सोल्यूशन केवल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से मिल सकता है। तो प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा करिए। सेकेंडरी, अब हमारे पास बचा हुआ जो रिमेनिंग टाइम है वो इतना नहीं है। अगर ऑन एवरेज देखेंगे तो 70 से 80 दिन है। अगर हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप चेक करें, अगर 15 चैप्टर भी हर एक सब्जेक्ट में ऑन एवरेज लेके चलते हैं तो आपको 90 चैप्टर हो गए आपके। अगर एक दिन में एक चैप्टर तैयार करते हैं, और ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब है कि हर सब्जेक्ट को अगर 1 घंटे पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको लर्न करने का और रिटन में प्रैक्टिस करने के लिए पर डे 6 घंटे अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 5 से 6 घंटे नहीं करते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। पास तो हो जाओगे, लेकिन जो आप सोच रहे हो कि 98% आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे या 99 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर एम है कि कम से कम एटलीस्ट 6 में से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100 में आउट ऑफ 100 लाए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों में ये केवल तभी पॉसिबल है, और अगर ये नहीं आ रहा तो लैक ऑफ प्रैक्टिस। और अगर इसमें 3 4 सब्जेक्टों में आप 100 मार्क्स लेके आ जा रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और हर सब्जेक्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाना ना भूलिएगा। एग्जाम से पहले अगर आप 5 साल के भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके चले जाएंगे तो इतना बेनिफिशियल है आपके लिए कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो सरकार की स्कीम कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक मेरिट डिमेरिट्स। अगर आपको इसमें कोई डिमेरिट्स भी नजर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेकेंडरी, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी चैप्टर वाइज 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उनको चैप्टर वाइज मैंने सोल्यूशन उनके डाल दिए हैं। आप उनको जाके देखिए कि हर चैप्टर में से कंटिन्यू 10 साल से क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, और बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। जो 15 में आ गया वो 21 में आएगा, 24 में आ गया, 26 में आएगा, 27 में आएगा, तो वही चीजें हैं। तो उनको एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको बार बार पूछा जा रहा है, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेनी है। तो फिर ये टॉपिक वाइज मैंने आपको 10 इयर्स के अनसॉल्व पेपर को उसमें वीडियो उसके प्रोवाइड आपको करा दिए। आप जाके संदीप एजुकेशन हब में देखिए, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 10 साल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें मैंने 2.5 से 3 घंटे का वन शॉट बना के डाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, एज रिलेशन क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आउट क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं। तो इन पे भी मैंने 2.5 घंटे के आसपास का एक वीडियो डाला है।
वो 10 साल से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको उन टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन में उनके सोल्यूशन को करने से कोई नहीं रोक सकता। और सेकेंडरी ये कि अनसॉल्व पेपर भी 1 बाय 1 सॉल्व करा के डालूंगा। जैसे कि अभी संडे को मैं 2025 में जो 25 में जो एग्जाम हुआ है 24-25 का, तो उनके पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और गवर्नमेंट ने जो स्कीम, जो ऑफर आपको दिए हैं, कैसे लगे आपको ये ऑफर? मुझे तो काफी पसंद आया, उसके लिए गवर्नमेंट को थैंक यू कि सीबीएसई ने इतना सोचा बच्चों के लिए। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।